नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। ऐसे तो लास्ट थर्सडे हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक के बाहर हमारे स्पीकर ने बात किया था, जो बाद में हमारे कन्वीनर क्लैरिफाई भी किए थे, पर वो ऑन कैमरा नहीं था, इसलिए काफ़ी लोग ये बात को शायद समझ नहीं पाए होंगे। पर आज जो विषय पे बात करने वाले हैं, हमने पहले भी बताया कि ये विषय जो है सेंसस का, मतलब जनगणना। तो ये सेंसस जुड़ा हुआ है, हमें याद है 2023 में जब वीमेन रिजर्वेशन बिल आया तो उसके साथ सेंसस जुड़ा हुआ था। और अभी जो वीमेन रिजर्वेशन बिल के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल आया, जो लास्ट 2 महीने पहले, और जिसको लेके पूरे देश में काफ़ी हंगामा भी हुआ क्योंकि काफ़ी स्टेट असेंबली के इलेक्शन थे, तो उसके साथ डिलिमिटेशन जुड़ा हुआ था। तो डिलिमिटेशन का भी हमने डिस्कस किया। उससे पहले हमने विमेन रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया, और उसके साथ जुड़ा हुआ ये सेंसस जो है 2026-27, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो सेंसस की बात हमारे देश में बहुत पहले ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही शुरुआत हुई थी सेंसस का, शायद 1872 में। और वो एक यूनिफॉर्मली नहीं हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, और प्रिंसली स्टेट में शायद प्रिंसली स्टेट को नहीं गिना गया था, ओनली ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। और वो सेंसस का जो प्रोसीजर था वो भी थोड़ा अलग अलग था। ये जो सेंसस हो रहा है अभी, जो 2026 में शुरू हुआ है, वो हाउस लिस्टिंग या हाउसिंग का कैलकुलेशन पहले होगा, कितने हाउसेस है उसका गिनती होगा, और अगले साल 2027 में जनगणना शुरू होगी। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, हमारे स्पीकर ये सब बताएंगे। पर उससे पहले जो 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, ऐसे तो ड्यू था 2021 में, पर कोरोना के कारण उसको पोस्टपोनमेंट किया गया। फिर वेरियस रीजन के कारण, मतलब काफ़ी अलग अलग बात पे अलग अलग कारण के हिसाब से ये सेंसस रुका हुआ है। समझिए कि 15 साल से हमारा सेंसस नहीं हुआ। लास्ट सेंसस जो हुआ था उसमें देश की बस्ती 140 करोड़, हम अभी गिन रहे हैं कि 140 करोड़ हम लोग हैं। अभी सही डेटा आएगा तो पता चलेगा। सेंसस करने का काफ़ी साइंटिफिक रीज़न भी है कि अगर जनगणना ठीक से होती है तो वेलफेयर एक्टिविटीज स्टेट के लिए करना आसान होता है। डेटा कलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, पर सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये काफ़ी बातें ये सब जुड़ी हुई है। और इसके साथ दो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो विमेन रिजर्वेशन का बहुत पॉलिटिकली इम्पोर्टेंस है, और डिलिमिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि डिलिमिटेशन इसके आधार पे किया जाएगा। जैसे ही सेंसस खत्म होगा, डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम शुरू करेगा। तो ये सेंसस कैसे शुरू हुआ, कैसे उसका देश में कैसे उसमें भी बदलाव आया, और अभी का सेंसस का जो एक खास बात है वो कास्ट सेंसस होगा। जैसे रूलिंग पार्टी अभी जो है वो पहले कास्ट सेंसस के खिलाफ थी, ऑपोजिशन पार्टीज की डिमांड थी, पर 2025 ने अचानक रूलिंग पार्टी ने ये बात को मान लिया कि अभी का सेंसस कास्ट सेंसस होगा, मतलब कास्ट का भी सेंसस होगा, मतलब कोई भी सिटीजन का कास्ट के आधार पे सेंसस होगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इतना आसान नहीं होगा। और पहला जब सेंसस हुआ था उसमें जो कास्ट थी, उससे नेक्स्ट सेंसस में बहुत कास्ट बढ़ गई, और कास्ट बढ़ सकती है। ये सेंसस में कितनी सारी कास्ट आएगी वो पता नहीं है, वो डेटा आएगा तो पता चलेगा। उसके बीच में जो ये है कि अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज में सब कास्ट के, मतलब इसमें काउंटिंग के लिए एक रोहिणी कमीशन बिठाया गया था। रोहिणी कमीशन ने अपना रिपोर्ट दे दिया है प्रेसिडेंट को, पर अभी वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है हम नहीं जानते। ऐसा ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का है, वो खत्म हो गया है, पर उसका अभी भी वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं किया गया है। तो ये जो काउंटिंग होता है, ये सब
डेटा कलेक्शन होता है, फिर वो डेटा साझा किया जाता है कि नहीं, वो भी क्या उसके रीजन होते हैं, वो भी एक समझने की बात होती है। तो आज का जो विषय है काफी काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके बारे में इसलिए हमने डिस्कस करने का सोचा कि ये विमेन रिजर्वेशन, उसके साथ सेंसस और उसके साथ डिलिमिटेशन, ये सारी बातें जुड़ी हुई है, इसलिए इसका डिस्कशन करना जरूरी है। तो हम काफी टाइम से सोच रहे थे, हम नहीं कर पा रहे थे डिस्कस, पर अभी आज मौका मिला है कि सेंसस 2026-27 के बारे में हमारे मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के कन्वीनर द्वारिकानाथ जी, कन्वीनर नहीं सॉरी सेक्रेटरी द्वारिकानाथ जी ये बात बताएंगे। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेंसस 2026-27 के बारे में डिटेल में हमें बताए। धन्यवाद। नमस्ते। सेंसस के बारे में डिस्कस करना मतलब बहुत कठिन काम है। वो जैसा भाषण हनुमान ने जो बोला कि लक्ष्मण का मर गए, उनको दवा लाने की बात हुई, तो बोले कि जाओ भाई गंगा मार्दम में जाओ, वहां से दवा लेके आओ, विशल्यकरणी लेके आओ। उनको नहीं मिला तो पूरा वो पहाड़ उठा के ले आए। ये आपको किस्सा पता होगा। तो सेंसस तो अभी की बात है, अभी होगा, लेकिन सेंसस के साथ ब्रिटिश का राज और ब्रिटिश राज का फाइंडिंग और उसका असर, और अभी का सेंसस में जो पहले वाला सेंसस जो था, सेंसस ना होते हुए भी 1931 में ब्रिटिश लोगों ने सेंसस किया, 30 कास्ट बेस्ड सेंसस किया, कास्ट बेस्ड। हमारा तब तक कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ। भारत आजाद होने के बाद 1951 में 1951 में पहला सेंसस हुआ, लेकिन वो जाति आधारित नहीं था, कास्ट बेस्ड नहीं था वो। और 2011 में एक सेंसस हुआ। कुछ कुछ बात करते करते कुछ कुछ सेंसस ऐसे आ गए जिसकी लेकिन वो कास्ट सेंसस नहीं था, मतलब डाटा में कास्ट का था नहीं, ये कास्ट बेस्ड होगा। जबकि कास्ट का इतना सेंसिटिव मामला है भारत में, कास्ट का रिजर्वेशंस, कास्ट का बेनिफिट और कास्ट का नौकरी, हर में पुलिस से लेकर मिलिट्री से लेकर लेक्चरर से लेकर जज से लेकर सब चीजों में नौकरी की बात आता है। कल कौन था, कल क्या होगा, क्रीमी लेयर कौन है, ये क्रीमी लेयर है, इसको नहीं रहना चाहिए, उसका इतना पगार होगा नहीं रहना चाहिए। और बाद में पॉलिटिकल ग्रुप्स, कास्ट आइडेंटिटी बढ़ रहा है। कास्ट आइडेंटिटी ये जो है, ब्राह्मण तो थे ही, पाटिल पटेल तो थे, क्षत्रिय थे, कास्ट थे, फिर बाद में जो कास्ट थे, तो ये कास्ट कहाँ, कास्ट तो हमारा कहते हैं हमारा कास्ट था नहीं, कास्ट कहाँ से आया, ये भी। और दूसरी बड़ा प्रॉब्लम जो हमको जो हैरान होने की बात होता है, मॉडर्न हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस, इतिहास, ज्योग्राफी वगैरह जो भी हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये हमको देन है ब्रिटिशरों का। ये ब्रिटिश का जो अंग्रेजी में लिख के दिए हैं वो हम इसको पढ़ रहे हैं। साधारण लोग के पास में हमारा एजुकेशन था नहीं, जो किताबें थी वो तालपत्री, क्या बोलते इसको, पाम लिप्स में लिखा हुआ था, अवेलेबल था नहीं। हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, किताब अवेलेबल था नहीं। एकमात्र एक सेक्शन था ब्राह्मण सेक्शन, जो ब्राह्मण सेक्शन जो था, वो ब्राह्मण सेक्शन वो तालपत्री के मालिक थे, वो लोग, उनके पास होता था, वही पढ़ते थे, वही बोलते थे। बाकी 3 जात जो 4 जो जात के थे वो सुनते थे। लेकिन ये गुटेनबर्ग वाले जो प्रेस जो है वो बाद में आया, कैथोलिक लोगों ने लेके आए, ब्रिटिश लोगों ने लेके आए, फिर बाद में प्रिंटिंग हुआ। ब्रिटिश जब शासन करने आए, देखे कि उनको तो है बुरा, उनका अच्छा लग गया, अच्छा लगने लगा। ये इनको यूरोप में थे, यूरोप में उनको, यूरोप में जो आने का जो हुआ, उनका मर्केंटलिज्म जो बढ़ा, उनका मर्केंटल जो विदेश यात्रा बढ़ा, उनका व्यापार बढ़ा, उनका पॉलिटिकल ये क्या बोलते इसको, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ उनका संबंध हुआ। तो इंडिया एक सिविलाइजेशन है, इंडिया यूरोप नहीं है, इंडिया एक सिविलाइजेशन है। जैसे ईरान एक सिविलाइजेशन है, इंडिया भी एक सिविलाइजेशन है। यहाँ वो आ गए, आते आते पॉलिटिक्स करते करते वो लोगों ने यहाँ जम के बैठ गए, यहाँ पूरा अख्तियार कर ली, स्टेट कंपनी अख्तियार कर लिया। मानो यार टीपू सुल्तान जीत गया होता, ये इंडिया नहीं रहता, आज इंडिया अलग अलग होता।
एक इंडिया जो हम देखते हैं, इंडिया हम कहते हैं, इंडिया इंडिया कहते हैं, ये इंडिया कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं, कभी कभी भी नहीं था। ये भी नहीं, टीपू सुल्तान के साथ अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाता तो ये इंडिया और इंडिया होता और वो कहीं चला जाता, और ये गुजरात भी और कहीं जाओ, कहीं कहीं ना कहीं होता है। तो ये इंडिया इतना बड़ा विशाल देश जो हुआ, ये जो ब्रिटिश लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया, बाद में 1857 जो इतना बड़ा 100 साल के बाद जो बड़वा हुआ, जिसको कहते हैं सिपाही विद्रोह कहते हैं, फर्स्ट वार में इंडिपेंडेंस कहते हैं, जो हुआ, उसके बाद एक क्राउन, ब्रिटिश क्राउन जो है, रानी विक्टोरिया के अंडर में इंडिया आया, और वो एक देश इंडिया, तो उसको बोले इंडिया बोला गया, इसको भारत, इसको ट्रांसलेशन को मूल तो बोला गया इंडिया, बोला जाता भारत। तो ये जो बात हुई, तो उनको जो आने के बाद 57 आने के बाद उनको लगा हमको इंडिया के बारे में कितना जानते हैं। वो तो कल व्यापार करना चाहते थे, औरंगजेब के साथ उन्होंने करार किया था, शाहजहां के साथ करार किया था, बॉम्बे को आइलैंड को ले लिया था, कलकत्ता को उन्होंने कैपिटल बनाने की कोशिश की थी। बस शिवाजी ये जो था, उनका ब्रिटिश ने फोर्ट बनाया था सूरत में, जो फैक्ट्री बना के काम करते थे वो लोग, ये सब था उनका। लेकिन इंडिया आने के बाद इंडिया जो है, इंडिया शासन करना है, अगर एक क्राउन के अंडर में आना है, तो बहुत सारे चीज को हमको पढ़ना जानना, इस समाज को जानना पड़ेगा। ये समाज क्या है, ये देश कैसा है, इनकी गति प्रकृति कैसा है, ये उन जानने की कोशिश किया उन लोगों ने। तो पहले उन्होंने क्या किया, पहले जितने सब विद्वान लोग थे उस टाइम पे, ब्राह्मण लोग जो थे, जो ग्रंथकार वगैरह जो ग्रंथ पकड़ के बैठे हुए थे, उनको बुलाया गया ताकि वो लोग वो संस्कृत में जो टेक्स्ट लिखा गया है वो पढ़ते थे, पढ़ के सुनाते थे, और उनको समझने वाले इंडोलॉजिस्ट जैसे हमारे यहाँ भी थे, हमारे यहाँ गुजरात में भी काफी लोग थे जो कि ये ब्रिटिश लोग अंग्रेजी के सब गुजराती व्याकरण भी लिखा है, गुजराती इतिहास भी लिखा है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग थे एक्सपर्ट्स, जैसे पादरी लोग आते हैं तो भाषा सीख जाते हैं, ऐसे आए थे भारत में, इंडोलॉजिस्ट के हिसाब से आते थे लोग। तो ये लोग आने के बाद तो वो लोग बात करते थे, रामायण महाभारत गीता, ये पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, सब के सब पढ़ाई लिखाई चलता था, उनसे इंटरप्रिटेशन करते थे, उसे सिलेक्शन करके अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता था। ट्रांसलेशन होने के बाद उस टाइम पे लिमिटेड ढंग से प्रेस आया था, उसको बाद में प्रिंट होता था, वो प्रिंटेड कॉपी कुछ कुछ लोगों को दिया जाता था। वहीं से शुरू हुआ, जो हम साधारण जो लोग थे, जैसे मान लीजिए रामायण, वाल्मीकि रामायण कोई शूद्र नहीं पढ़ सकता, भागवत कोई शूद्र नहीं पढ़ सकता, गीता कोई शूद्र नहीं पढ़ेगा, गीता का तो 14-15 गीता था, कोई नहीं पढ़ सकता। तो मात्र कौन ब्राह्मण ही पढ़ेगा, ब्राह्मण ही बोलेगा कोई। तो ये जो बात थी, लेकिन ये आने जब प्रिंट हो गया तो कुछ कुछ लोगों के पास जाने लगा ये, और उस टाइम पे कुछ कुछ कॉलेज शुरू भी हो गया था, अंग्रेजी एजुकेशन चालू भी हो गया था, माकुले का ये हुआ था, कुछ कुछ अंग्रेजी एजुकेशन शुरू हुआ, कॉलेज चालू हुआ, कुछ कुछ ये भी इतना साल पुराना, हमारा गुजरात कॉलेज है 150 साल पुराना कॉलेज है, ऐसा यूनिवर्सिटीज भी हुए। तो कुछ कुछ इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन इंडिया में भी आए, वो भी पढ़ने लगे। इसी तरह से क्या हुआ, तो इंडिया के बारे में जानना शुरू हुआ। तो इंडिया के बारे में क्या जानना शुरू होगा, तो ऐसा है कि इंडिया क्या है, यूरोप में क्या धारणा थी इंडिया के बारे में। कुछ लोगों के पास धारणा था कि इंडिया में बहुत सोना बहुत है, चलो वहां चलते हैं, लेकिन इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्नेक्स, सांप बिच्छू जटाधारी नेकेड बाबा, ऐसे देश है, ऐसा धारणा उनका है। या कंट्री ऑफ जगरनाथ, जगन्नाथ नहीं बोलते थे, जगरनाथ ये भी है। तो ये यूरोप में इंडिया के बारे में ऐसे ही धारणा था। वही हमारा जो हम पहले से सभ्य थे, ये धारणा थी ना थी, ये ऋषि थे, साधु थे, नेकेड साधु थे, और उनका पास में सांप को पूजा करते हैं, और ये सब चीज था। ये कॉन्सेप्शन जो था, ऐसी कॉन्सेप्शन आए वो लोग। और ब्रिटिश लोग जो आए थे कहाँ से आए, उनका था वहां रहने सा हुआ था, इगलिटेरियनिज्म की वहां आया था, इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी की बात आया था, वहां जेम्स मिल भी आए थे, और फ्रांस का भी मन बात भी था इधर। तो ये एक प्रकार का एनलाइटेंड सेक्शन था। लेकिन वहां क्या था, उनका जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था रेशियलिज्म। यूरोप में जो प्रॉब्लम जो था रेशियल, ये रेस है, ये रेस है, ये रेस है, हम हायर रेस है, वो इंफीरियर रेस है, और रेस में व्हाइट एंड काला ये उनका चलता रहता था। तो ये वो एक विचार में ये एडवांस यूरोपियन पीपुल इंडिया में आ रहे हैं,
आ रहे हैं, आने के बाद में बहुत मकसद है, शासन करना है, कॉलोनी स्थापना करना है, राज करना है, लेकिन यहाँ जो हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू सिविलाइज दिस पीपुल्स। ये लोग सिविलाइज करने में आ रहे हैं, सिविलाइजिंग करने के लिए लाए पादरी लोग भी आ रहे थे, क्रिश्चियन लोग भी आते, सिविलाइजिंग करने के लिए भी आ रहे थे, ये मकसद से आ रहे थे लोग। तो वो लोग पहले से ही सुपीरियर है, और यहाँ कुछ सुपीरियर लोग देखते ढूंढ रहे थे कौन सुपीरियर कौन होगा। तो यहाँ का सुपीरियर जो होगा वो आर्यन रेस वाले जो होंगे, तो आर्यन रेस को कैसा होगा, वो नाक को गिनती करना है, वो राहुल का नाक कैसा है, मेरा नाक कैसा, और किसका नाक क्या है, वो कितना ही है, ये सब जो है वो रिश्ते करके थे, वो भी उनको बोलते थे कि आर्यन रेस को कैसा मापोगे आप। तो इसी तरह से बहुत ही एक प्री कॉन्सेप्ट माइंड में इंडिया में एंट्री कर रहे हैं, और बाहर देख रहे हैं कि हमको यहाँ शासन करना है। और शासन करने कर देखते हैं कि 1857 हो गया, राइजिंग हो गया, सब जात पात के लोग मिलकर आए, मैंने ब्रिटिश को हैरान परेशान कर दिए, ब्रिटिश को जाने जाने की स्थिति हो गई। अभी फिर से ऐसा ना हो, तो ये डिवाइड एंड रूल जो है, इनको डिवाइड करना है और रूल करना है। मुझे याद है रमीला थापर कुछ साल पहले यहाँ इंडिया में आई है, गुजरात साहित्य परिषद में आई थी, उन्होंने एक स्पीच दिया था। स्पीच उन्होंने बोला कि ब्रिटिश लोगों ने जब भी मैंने पैर रखा इंडिया में, तभी भारत में पार्टीजन का तो थ्योरी चालू हो गया था, डिवाइड एंड रूल का तो बात हो ही गया था उनका। तब से वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, 1 घंटे का स्पीच था, इट्स अ वेरी गुड स्पीच, मिलता है कभी, शायद अभी अवेलेबल है मालूम नहीं है। तो उनको देखे क्या करें इसको, हाउ टू डू। तो हमारे ये जो उन्होंने जो अभी जो जनरली एकेडमिकली जो पढ़ाया जाता है, हम जो पढ़ते हैं, हमारा एक वैदिक समाज था, वैदिक समाज में 4 वर्ण था। वैदिक समाज के बाद आया जाति, आया बाद जो ऑक्यूपेशनल जो काम करते, कारपेंटर करता है, कुम्हार हो गया, कोई बाल काटता है, कोई सोने का काम करता है, तो ऑक्यूपेशनल हो गया, वो सब जाति आ गया। ये जाति बार्थ में आ गया, हेरिडिटी में भी आया, मैरिज में भी आया, उसी जाति में शादी होगा, तो ये जाति आया। जाति तो पहले था नहीं, था करते थे, लेकिन ये फ्लूइड है, ये लोग अभी कह रहे हैं ये जातिगत फ्लूइड था। आप ब्राह्मण से क्षत्रिय हो सकते हैं, क्षत्रिय से ब्राह्मण भी हो सकते हैं, आप वैश्य से भी आप क्षत्रिय हो सकते हैं, ये फ्लूइड था एक स्टेज में वैदिक सिस्टम्स में। लेकिन जब वैदिक सिस्टम के बाद एक सिस्टम आया, जातिगत आया, वो अलग सिस्टम से आया। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ आप लोगों को रखना चाहता हूँ, ये फर्दर स्टडी के लिए, क्योंकि आज का डिस्कशंस एक दिन में खत्म तो नहीं होगा, ये चर्चा 2-3 बार करना पड़ेगा हमको, तो बहुत सारे इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा हो सकता है, हमारे घर अंदर भी एक गलत भावना भी खड़ा हो सकता है, जिसमें बराबर चर्चा करने के लिए हमको 2 बार तो 3 बार चर्चा करना पड़ेगा ये इसके लिए। तो ये क्या है, तो वैदिक काल से पहले क्या था, अगर वैदिक काल मान लो कब है, ऋग्वेद आता है उस टाइम पे, तो वैदिक काल से पहले क्या था, क्या वहीं से दुनिया शुरू हुआ, भारत शुरू हुआ, भारत में लोग नहीं थे क्या? वैदिक काल से पहले वो लोग बोल रहे हैं कि एक महेंद्र हड़प्पा का सिविलाइजेशन था, लेकिन वो माने पेस्टोरल नहीं था। ऋग्वेद में जो आ रहा है वो खेतीबाड़ी का समाज आ गया था, खेतीबाड़ी, लेकिन महेंद्र में खेतीबाड़ी नहीं आया, तो हंटर से खेतीबाड़ी सरप्लस वैल्यू हुआ, उस बाद शहर बना, वो बात आ रही है। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले भी, महेंद्र से पहले भी समाज क्या था, कम पीछे से जा सकते हैं क्या? जाना अलाउड नहीं है शायद, पीछे का हम जाएंगे तो पीछे जाते जाते कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, तो हम होमोसेपियन में जाके पहुंचेंगे। क्या होमोसेपियन पहुंचने के लिए अलाउड है? होमोसेपियन को पहुंचना, नेंडरथाल को निकाल मैंने एक्सटिंक्ट हुई है, और होमोसेपियन को जाके पहुंचेंगे, तो ये जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के बारे में जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम जाना चाहते नहीं, मैं इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि ये जो सारे चर्चा जो हो रही है, वैदिक से हुआ, जाति हुआ, फिर बाद में बीच का टाइम पे ये मुगल पीरियड आया, गुप्त पीरियड आया, मुगल पीरियड आया, और अंग्रेज लोग बाद में आए। और अंग्रेज लोगों ने भारत को जानने के लिए काफी ग्रंथ को जो संस्कृत में जो था वो उन्होंने ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करवाया। रामायण से लेकर महाभारत से लेकर गीता से लेकर सबके सब उन्होंने संस्कृत से मैंने अपनी अंग्रेजी से लोगों ने संस्कृत से अंग्रेजी करवाया। तब उनको पता चला क्या है, और टेक्स्ट से वो देखे कि उनका हाथ एक मनु आ गया है, उन्होंने मनु को चॉइस किया, तो मनु को उन्होंने ट्रांसलेशन करवाया, तो मनु लगा यही मिल गया हमको, तो हमको पूरा ये मिल गया है। इसमें तो पूरा तो ये तो पूरा कास्ट का ही फैक्टर है, कास्ट ही है, कास्ट के सिवाय कुछ है ही नहीं है। उन्होंने इस खुशी को पकड़ करके, तो इंडिया कास्ट कास्ट आधार पर ही है इसको, मनुस्मृति।
तो मनुस्मृति जो आता है काफी देर के बाद आ रहा है। वैदिक पीरियड से मनुस्मृति जो आता है काफी टाइम बहुत प्रसार हो जाता है, काफी चेंज हो गया होता है, लेकिन मनु को पकड़ के रखा उन्होंने। तो उन्होंने जब उन्होंने पहला सेंसस उन्होंने किया, उसमें कास्ट नहीं था। उन्होंने करते थे सिस्टमेटिक, कितना लोग हैं, कितना पॉपुलेशन है, किस कैटेगरी के हैं, वॉरियर हैं, ब्राह्मण है, ये तो करते थे लोग, थोड़ा थोड़ा करते थे। 1871 1881 करते करते उन लोगों ने आए 1931 1931 में कास्ट सेंसस किया। उन्होंने कास्ट के आधार पर सेंसस किया। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, कुंभार हो, क्या हो, ये पूरा हिसाब से हुआ। वो 1931 के बाद अभी कास्ट सेंसस उसके इतने साल के बाद होगा। अब तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ था, ये को जानना पड़ेगा। इसको पीछे जो कास्ट को छुपाने की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एडप्ट हुआ, हम पर जाति से मुक्त निकल गए, हमारे यहाँ जातिवादी कुछ नहीं है, तो हमारे कास्ट के आधार पर नहीं होगा। जबकि 1931 में 4000 का कुछ कास्ट निकला था, 4000 समथिंग। अभी जो बीच बीच में जो 2011 में जो हुआ, उसमें लगता है कि कितना अब 66 लाख कुछ जाति आए हैं, उसको नोटिफाई नहीं किया गया है। 66 लाख अगर जाति का भी अगर आप काउंट करते हो तो इट बी गोइंग वो 60 लाख से ऊपर जाति आएगा भी। कैसे आप एडजस्ट करोगे, कैसे आप, हाउ विल यू एडजस्ट ऑल दिस कास्ट? ये भी क्वेश्चन से देखो रोका जा रहा है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट आ जाएगा ना, ये रोका जा रहा है। तो ये जो ब्रिटिश लोगों ने आने के बाद जो उनका जो ऑफिसर जो लोग आए, एक तो 4 या 5 ऑफिसर थे, मैं सब है मेरे पास, देखूंगा तो मेरा फ्लो चला जाएगा, मेरा आदत भी नहीं है देख के बोलने का। तो लेकिन ये जो हुआ 71 से, उनका एक एक फिलोसफी था क्या करना है। तो ये करने के पीछे जो था उनका कि हमको कि अंदर से जानना है। तो लेकिन ये कास्ट करने के पीछे जो सत्ता है, जैसे मुझे याद आ रहा है, बॉम्बे में जब सेंसस हुआ था, मैंने 31 से पहले एक सेंसस हुआ था, तो वहां 31 से पहले उसका पहले हुआ था, एक कबीरपंथी करके थे, काफी हजारों में लाखों के तादाद पर थे। लेकिन नेक्स्ट सेंसस 10 साल के बाद वो कबीरपंथी गायब, वो नहीं है, चले गए थे। और ब्रिटिश पीरियड में जो थे, मतलब मेरा नाम है, कोई कुछ भी है, दबे है, भावसार है, कुछ भी है, तो मैं जाके बोला भाई मुझे मेरा नाम आप ब्राह्मण बना दीजिए। आप, मैं आगे पीछे होकर ब्राह्मण बनाया। मैं ऐसा नहीं हूं। जैसे यूपी में ब्राह्मण का पीछे भूमिहार भी है, वो उन्होंने अपने को ब्राह्मण बना दिया। कोई अपने को ब्राह्मण बनाया, कोई अपना क्षत्रिय बनाया, कोई अपना शायर शेर बनाया, ये चलता रहा उनका। कास्ट में ड्यूरिंग आप जाके ऑफिसर को कुछ अच्छा खाना वाना दे दो, आम दे दो, अभी खाएगा तो आपका नाम चेंज कर देगा, ये होता था। तो ये हो गया, तो ये चलता रहा। तो कास्ट में आपका चेंज कर सकते थे आप। तो ये बिल्कुल एक करप्शन तो आपको 31 तक चलता रहा पूरा ब्रिटिश के टाइम पे। और ये लोग जो थे कास्ट सेंसस करने के लिए, कोई ना कोई गांव का प्रतिभाशाली आदमी जाएंगे, वो जाएंगे, और गांव का सेटलमेंट जो था, ये बीच में ब्राह्मण लोग, साइड में और लोग रहेंगे, उसको लेके जाएंगे साहेब लोग, बोले कहाँ कौन है, बुलाओ, आओ, बोलो। तो ये चमार लोग रहते हैं, यहाँ वो लोग ब्राह्मण लोग रहते हैं, यहाँ धोबी लोग रहते हैं, वो ये लोग रहते हैं, ऐसे लोग पॉइंट आउट करते थे। वहां लिखा पढ़ी होता था। फिर बाद एक बार लिख गया, जो लिख गया आज तक भी चलता है, वो अब एक बार लिख गया, जात भी नहीं जाता जो बोलते हैं, वो जात कभी भी नहीं जाएगा, इसके कारण कि वो ये लिखा गया, लिख गया कितना जमीन है, क्या है, नहीं है, तो आपको पुराना जमीन कितना है आपको मालूम पड़ेगा। अभी ये आ गया अभी। तो वो चीज जो है कास्ट का जो फैक्टर है, तो ये कास्ट कहाँ से आया कि जात पात के हमारे देश में नहीं था। हम नहीं कहते, कोई लोग, सब लोग कहते हैं कि कास्ट को ब्रिटिश लोगों ने इन्वेंट नहीं किया इधर, यहाँ उन्होंने उद्भावन किया, ऐसा नहीं है। कास्ट था इधर, कास्ट फैक्टर था, पार्ट एंड पार्सल था। जैसे यूरोप में, वहां भी रेशियल फैक्टर था, वहां कास्ट नहीं था, गरीब धनी गरीब की बात थी। यूरोप की बात हमने यहाँ नहीं करते हैं। यूरोप से आए हैं ना, यूरोपीय नजर से इंडिया को देखते हैं, तो इंडिया को उन्होंने कास्ट की नजर से देखा। तो करते करते कास्ट जो आया, पहले जो कास्ट था वो थोड़ा फ्लूइड था, अब इधर उधर हो सकते थे। लेकिन बाद में जो ब्रिटिश लोग जो आने के बाद, वो जब कास्ट सेंसस जब किया, वो रिजिड हो गया। बस ये कास्ट तो यही कास्ट, ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, चमार है, ये है, वो है, तो रिजिड हो गया। और होने के बाद
अकॉर्डिंगली जॉब देना, अकॉर्डिंगली इसको मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट देना, शासन करना, क्या करना, किसको पास में रखना, किसको नहीं रखना, ये बाद में आपको देखा जाएगा। पर फॉर इन्फॉर्मेशन में क्या हुआ मैं, आप जानते होंगे क्षत्रिय ब्रिटिश सोल्जर्स में ज्यादातर क्षत्रिय होना चाहिए ना, लेकिन 1857 में जो राइजिंग हुआ था उसी टाइम जो रिक्रूटमेंट किया था मेजरली ब्राह्मण थे, 40% ब्राह्मण थे। वो कैसे ब्राह्मण लोग कैसे कब से परशुराम तो लड़ते थे, लेकिन ब्राह्मण लोग कैसे लड़ने लगे, कब से लड़ने लगे? तो मंगल पांडे वाले मतलब ब्राह्मण, तो बाकी लोग तो था और भी, तो आर्मी में भी कास्ट था, और ब्राह्मण लोग दूसरों शूद्रों से खाना नहीं खाते थे। अपने मंगल पांडे देखे होंगे आप, तो मंगल पांडे खुद खाना बना के खाता है, तो वहां भी कास्ट फैक्टर था। तो ये थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, तो हमको चर्चा नहीं करते इसको लेकर, हमको फाइनल पॉइंट को चर्चा नहीं करते हैं। तो ये कास्ट आ जाने के बाद अकॉर्डिंगली जब आप कास्ट लोग को क्लरिकल जॉब देना, और किसी को मुंशी का काम देना, किसी को पियोन का काम देना, किसी को सिपाही का काम देना, ये इसी तरह से अलर्ट करते थे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑथोरिटी बन गई। तो आया 31 में, लेकिन कास्ट 31 में हो जाने के बाद कौन कौन से कास्ट का है मालूम हो गया। मालूम होने क्या हुआ, उसका रिजल्ट में मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं। तो ये डिप्रेस क्लास जो आप जो दलित कहते हैं, वो पहले उनको डिप्रेस क्लास बोला जाता था। तो पुनः करार करके एक करार हुआ गांधी जी के साथ अम्बेडकर का। तो ब्रिटिश लोगों ने हिंदू मुसलमान है, और हिंदू मुसलमान को लेकर भी एक पूरा कास्ट कॉन्शियस, ये काउंटिंग आधार पर नहीं है। बंगाल में जो मुसलमान ज्यादा थे, पूर्व बंग में, बांग्लादेश से और पश्चिम बंगाल, दोनों को डिवाइड किया बंग बंग आंदोलन जिसको कहते हैं हम। अगर आज बंगाल यूनाइटेड होता, भारत में सबसे बड़ा प्रदेश बंगाली होता, ज्यादा से ज्यादा यूपी से ज्यादा होता। तो दो भाग किया 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लेकिन वो क्लास काउंटिंग से वो नहीं हुआ था, लेकिन पता चल गया था कि वहां मुस्लिम इतना संख्या में है, यहाँ हिंदू इतना संख्या में है। तो वेस्ट बंगाली जो ईस्ट बंगाल जो होगा वो होगा मुस्लिम डोमिनेटेड, वेस्ट बंगाल जो होगा वो हिंदू डोमिनेटेड होगा। तो लेकिन विरोध बहुत हुआ, इसके लिए हो नहीं पाया। अरविंद घोष का मूवमेंट आपको पता होगा, वंदे मातरम, भगिनी निवेदिता, ये सब पता होगा, बारेंद्र घोष, ये मालूम होगा आपको। तो इस मूवमेंट से विवेकानंद के उसमें उभर के आ रहे हैं, ये बात मालूम होगा आपको। तो ये उनको भंग भंग नहीं हो पाया। लेकिन कास्ट काउंटिंग हुआ, कास्ट काउंटिंग के साथ डायरेक्टली संबंध नहीं होने के बावजूद भी ये एक इंडिकेशन दिया। फिर ये जो ऊना करार की बात में जो कह रहा हूँ कि ये लोगों ने मुसलमानों को तो अलग से, जो कम्युनल अवार्ड जो था, कम्युनल अवार्ड की बात है, बीच में आपको याद होगा हिस्ट्री में एक कम्युनल अवार्ड भी हुआ। कम्युनल अवार्ड में क्या है कि जो इनको सिख है, जैन है, बुद्ध है, अभी ये लोग का जो है उनका अवार्ड कम्युनल अवार्ड बोला जाता है, जिसको काफी विरोध हुआ था। तो कम्युनल अवार्ड के लेकर अम्बेडकर को बोले गया, और उस टाइम डिप्रेस क्लास जो था उनका भी कुछ अच्छा परसेंटेज था। तो बीच बीच में मुझे किताब मुझे मिला नहीं, दलिस्तान जैसे पाकिस्तान है, दलिस्तान बनाने का भी कल्पना भी ब्रिटिश लोगों ने करके रखा था। और अम्बेडकर उसी में भी उनके साथ भी थे कि वो चाहते थे दलितों का उद्धार करने के लिए मुझे एक दलितों की अलग से मैंने जगह हो जाएगा तो अच्छा होगा कि अपर कास्ट सब निकल जाएंगे। ये हुआ। तो गांधी जी देखे कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अगर निकल जाते, दलिस्तान बन जाता है, तो हिंदू की संख्या कम हो जाएगा, इसलिए मेयर तो 50% हो जाएगा। तो गांधी जी पूरा येरवाड़ा जेल में जब थे, जेल में, तो उन्होंने हमारे फास्ट ऑन टू डेथ उन्होंने कर लिया। अगर मैं मर जाऊंगा, लेकिन देश को इस तरह, मुसलमान तो मुसलमान ही है, सिख तो सिख ही है, क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन ही है, लेकिन ये हमारा जो हिंदू के अंदर में जो है दलित लोग जो है वो हमारा ही है, हिंदू के ही है, इसीलिए मैं हमको बाहर जाने नहीं दूंगा। मैं उन्होंने फास्ट ऑन टू डेथ किया। और अम्बेडकर को मूवमेंट खींचने के लिए बोला गया, अम्बेडकर बोले नहीं मैं नहीं खींचूंगा, नहीं। तो बहुत प्रेशर आया, सारा देश का प्रेशर आया। आने के बाद अम्बेडकर मान गए। फिर बाद में पुनः करार में गांधी और अम्बेडकर का करार हुआ, जिसमें वो ये जो दलिस्तान से बच गया, या जो डिप्रेस क्लास जो थे हिंदू के कहलाते थे, लेकिन शूद्र कहलाएंगे, उन लोगों को शेड्यूल कास्ट कहलाएंगे, तो उनको बाहर नहीं गए। ये बात को आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, पुनः करार की बात को। तो कास्ट आने के बाद पता चला कि इतने कास्ट हम हैं, तो थोड़ा एजुकेशन भी आ चुका था, अम्बेडकर भी आ गए थे, कुछ जो शूद्र क्लास के थे पढ़ने भी लगे थे, उनको भी मालूम हो रहा था, उनको भी राइट्स के बारे में पता भी चलता था। तो ये इसको लेकर जो हुआ, गांधी जी ने इसको बात को रोकने की कोशिश की।
तो ये इसी तरह से अभी जो शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है, ये बेसिकली ये जो हिंदू के अंदर में जो है, हिंदू के वो लोग डिसाइड करेंगे और वो बात में माने क्यों, तो डिप्रेस क्लास की जो बात थी, तो उसी बात में उनको ब्रिटिश लोगों ने बोले थे कि तुमको 80 सीट्स हम देंगे पार्लियामेंट में, 80 समथिंग 80 सीट्स। लेकिन बाद में गांधी जी ने बोले, गांधी और बाकी जो ग्रुप थे, विल गिव मोर देन 100 समथिंग्स, 170 समथिंग सीट तुमको देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। ये इसी में प्रेशराइज होकर अम्बेडकर आए, थोड़े से प्रेशराइज। ये बाद में पश्चाताप भी उन्होंने किया, मैं भूल किया, गलती किया बोल रहे हैं। सर काफी लोग भी इसका डिबेट अभी भी डिबेटेबल है कि कितना मैंने ठीक था अम्बेडकर को इस तरह प्रेशराइज करना। पर एनीवे तो हुआ। लेकिन 31 के बाद में पुनः करार, फिर पुनः करार के बाद 36, 37 में और भी कुछ घटना हुआ। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान होने की बात शुरू हो गई, जिन्ना आ गए और पाकिस्तान होने की बात शुरू हो गई। और तो पाकिस्तान जब होने का बात हुआ तो ये आपको पता होगा कि कास्ट का आधार पर हुआ, मैंने काउंटिंग आधार पर हुआ। जो एक हमारे जो थे ना वो साहब आए थे, जो बैठ कर नक्शा बनाए, क्या नाम उनका, रेड क्लिफ। वो जो पाकिस्तान का जो पंजाब जो था, बंगाल जो था, वो गांव में कौन सी गांव में कितना मुसलमान, कौन सी गांव में कितना हिंदू, कितना पंजाबी, कहीं उन्होंने उनको दिया गया था। वो मैप बट कर वो कभी घूमने नहीं गए थे, उनको डायरी भी होता था, गरीबी भी था। वो ऐसे उन्होंने बैठ कर वो खाली लाइनिंग करते थे। लाइनिंग करने के हिसाब से आपका जो गाय जहाँ बांधा जाता है वो रह गया इंडिया में, और गाय रह गया पाकिस्तान में। ऐसे इस तरह का डिवीजन हुआ। तो रेड क्लिफ उनका नाम था, रेड क्लिफ। तो ये आने के बाद तो ये बहुत जो मुसलमानों का संख्या ज्यादा है तो उनको मुसलमान पाकिस्तान होगा, हिंदुओं का संख्या ज्यादा है हिंदुस्तान होगा। ये तो ट्रेजेडी आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको मैं। बट ये कास्ट कंसेंसस जो सेंसस जो हुआ था, उसके आधार पर जो आने लगा था, उसकी बाई प्रोडक्ट हिसाब से ये पार्टीजन हुआ। हाँ, ये पूरा कास्ट सेंसस जो हुआ ऐसा भी नहीं, डायरेक्ट भी नहीं, लेकिन ये होने का ही था ये। और ब्रिटिश लोग वो करना ही चाहते थे, इंडिया पाकिस्तान करना भी चाहते थे। तो एक तो 19 पुनः करार की बात है 31 में, बाद में 46, 47 में, ये बाद में इंडिया पाकिस्तान की बात भी है। ये सारे चीज इससे आते आते, तभी डर आता है ये कास्ट सेंसस करेंगे तो क्या होने वाला है। एक तो डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन जो होगा तो साउथ और नॉर्थ का डिवीजन है, साउथ का सीट कम हो जाएगा, वहां पॉपुलेशन कंट्रोल ज्यादा है, तो नॉर्थ में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, तो ज्यादा सीट बढ़ जाएंगे, किसका, नॉर्थ का बढ़ जाएगा, साउथ का कम हो जाएगा। अभी हमारा पार्लियामेंट में कितना सीट है, 553, 543 पर ना, अभी होगा कितना होगा, 800 होगा। डील में भी हो जाने के बाद ये सेंसस के बाद कितना होगा, 800 होगा। तो पुराना बिल्डिंग तो क्या होगा पता, लाइब्रेरी होगा क्या होगा मालूम नहीं है। जैसे नया बिल्डिंग बनाया गया है तो सभी वो 800 लोग को बैठाएंगे उधर, तो 800 लोग जो जाएंगे, ज्यादा लोग नॉर्थ से ज्यादा जाएंगे, इलेक्टेड हो जाएंगे, साउथ से कम लोग जाएंगे। तो नॉर्थ और साउथ का मैंने ये पॉपुलेशन के आधार पर हो रहा है, नॉर्थ और साउथ का एक प्रकार कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेगा। ये बढ़ने के बाद कहाँ जाएगा बोलना मुश्किल है। नॉर्थ और साउथ का डिवीजन हिंदी एजुटेशन 67 में हुआ था, यहाँ तक हो गया था कि हम अलग हो जाएंगे इंडिया से, यहाँ तक भी चला गया था। ऑल द टाइम अलग हो जाने की बात होती थी, तो ये कहाँ जाएगा मालूम नहीं है। तो नॉर्थ साउथ का एक डीलिमिटेशन को लेकर चलेगा। और डीलिमिटेशन जो अभी का जो सरकार, जो बीजेपी सरकार जो है, कांग्रेस हो बीजेपी जो भी हो, वो देखेंगे ये सेगमेंट में इस जाति को ज्यादा मिला है, इस भाषा को ज्यादा मिला है, उसी को हम वहां दे देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको वहां डिस्टर्ब कर देता है, वो जीत के नहीं आएगा वो। तो ये डिलिमिटेशन होगा, तो एक डिलिमिटेशन का भय है। दूसरी बात है कि वुमेन रिजर्वेशन का भी बात आ रहा है, वो 3 साल तक पड़ा हुआ है, नहीं हो रहा है, तो ये भी बात भी आएगा। माने तीसरी बात है कि रिजर्वेशन की बात आएगा, 50% कैप है, आगे बढ़ेंगे नहीं। तो बीजेपी सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो 50% कैप को क्या कम कर देगा, घटा देगा, उठा देगा, नहीं, कैप नहीं, जहां जैसा जरूरी होगा ऐसा नौकरी की मिलेगी आपको। तो ये जैसे आप मान लीजिए बीजेपी सरकार का बातों में सुप्रीम कोर्ट इस तरह बिहेव करता है, जैसे अभी मान लीजिए वो जो सर को लेकर जैसा आज का वर्डिक्ट पेपर में आया है, तो ये बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं। तो बीजेपी जो भी करेंगे तो ये क्या होगा कि ठीक है 50% कैप हटा देंगे,
तो बीजेपी जो कास्ट सेंसस का मना करता था, कास्ट सेंसस को करने वालों को अर्बन नक्सल कहता था। क्या कहता था वो? ये अर्बन नक्सल है। तो वो बाद में सपोर्ट करेंगे। क्यों? राहुल गांधी और कंटिन्यू स्पीकिंग कास्ट सेंसस होना चाहिए ताकि वेलफेयर एक्टिविटीज हो पाएगा। हम जान पाएंगे कौन कहाँ है, हम बराबर वेलफेयर हम कर पाएंगे। क्या वेलफेयर करके मालूम नहीं है, वेलफेयर एक्टिविटीज कर पाएंगे। तो नाउ राहुल गांधी वॉज वेरी इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस। और सो कॉल्ड जो लिबरल है, थोड़ा सेकुलर है, थोड़ा कास्ट के अबव है, वो कास्ट सेंसस को भी एग्री करते थे। और वो बीजेपी बोलता नहीं, कास्ट सेंसस नहीं होना है, क्योंकि बीजेपी जो आरएसएस के द्वारा परिचालित जो है, इनको हिंदू राष्ट्र में जो है वह ज्ञाति नहीं है, जात पात नहीं है, वो ब्राह्मण सभी ब्राह्मण है। वो अगर वो ये बामसेप में भी अगर उनका काम भी होता है तो दलितों के अंदर में भी आरएसएस काम करता है। उनको बोला जाता है कि आप ब्राह्मण ही हुआ, आप ये नहीं हो, आप दलित नहीं हो। तो दलित के अंदर में जो आरएसएस काम करता है, तो ये जो उनकी फैक्टर जो दलित का जो आरएसएस जो काम करता है, तो जात नहीं है। तो इस तरह से वो लोगों ने बीजेपी इंट्रेंस किया हुआ है। जब पहले ओबीसी हुआ, ओबीसी में इंट्रेंस किया, लेकिन ओबीसी में एक लेयर जैसा बड़ा बड़ा पैसा कमाने लगे, पैसे अच्छे ऑफिसर बन गए, तो अच्छा रास्ता तो कांग्रेस की तरफ चले गए या अमेरिका चले गए। तो ये अपर मिडिल क्लास, इंटरनेशनल मिडिल क्लास बन गए। तो ऐसे ही पहले से तो अपर का ब्राह्मण बनी आए, तो सब तो इंटरनेशनल मिडिल क्लास है, उन लोग को इंडिया में नहीं है, वो मोना कास्ट नहीं मानते हम लोग। लेकिन जो लोग ये कास्ट को जो बात करते हैं, ये जो सॉरी जो सॉरी क्या बोल रहा था, हाँ नहीं, तो ये बात है जो आरएसएस जो आएगा, तो आरएसएस कास्ट को कास्टलेस करने के लिए हिंदुत्व राज्य में कास्टलेस करने कोशिश करेगा। इसलिए आरएसएस के दबाव में बीजेपी कहता था कास्ट का नहीं होगा। लेकिन देख रही कास्ट हकीकत है, कास्ट में हमको एंट्री करना है। तो आज दलित के अंदर में आरएसएस के एंट्री है। तो ये दलितों को लेकर वो उनकी वेलफेयर टेक्निक, ये वेलफेयर पॉलिटिक्स को लाकर आरएसएस की आइडियोलॉजी को अंदर लेके जाएंगे और आरएसएस स्ट्रेंथनिंग करेंगे। उसकी मकसद से आज जो जिस से किया उन लोगों ने, ये जो सर को लेकर किया, ऐसे करेंगे वो लोग। तो इसे करने के लिए वो लोग क्या करेंगे ना, कास्ट का जो बात है वो बीजेपी कास्ट का ले रहा है, कांग्रेस कास्ट को अपनी ढंग से पुराना जो स्टाइल है उसी स्टाइल से वो व्यू कर रहे हैं। तो दो तरफ पोलराइज हो गया है। लेकिन बीजेपी भी कास्ट की चाहता है सेंसस और कांग्रेस भी चाहता है कास्ट सेंसस। दोनों के ओपिनियन अलग है। एकेडमिशियन भी जो है, जर्नलिस्ट भी जो है, दोनों से डिवाइडेड भी है। बीजेपी की आइडिया अलग है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि चार बड़ा टारगेट है, यूथ, वुमेन, गरीब, ये सब लोग का, पुअर वर्कर्स, ये मेरा टारगेट है। लेकिन ये माने मोदी जी बोल रहे हैं और अर्बन नक्सल की बात करते हैं। अभी कास्ट हमको सेंसस करना है। दो डिवीजन में भी जो होगा, अभी ये दो पैरेलल, दो डिबेट समाज में चलेगा। ये जो फ्रिक्शन चलेगा, फिर बाद में नौकरी की बात जो है, सरकार जो अभी तो न्यू लिबरल इकोनॉमी फॉलो कर रही है। कोई पब्लिक सेक्टर नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कॉलेज ही प्राइवेट हो गया, प्राइवेट सेक्टर में आपको रिजर्वेशन भी है नहीं है। तो ये जो नौकरी है ही नहीं है, जॉब कहां से मिलेगा? जॉब मिलेगा ही नहीं। तो न्यू लिबरल इकोनॉमी जब से चालू हुआ है तब से ये प्रॉब्लम है कि नौकरी नहीं है। लेकिन रिजर्वेशन की बात बार बार आएगा। जैसे मान लीजिए, तो आपको 2031 के बाद 1931 में सेंसस हुआ, उसके कास्ट सेंसस हुआ नहीं, लेकिन हमारा कास्ट के आधारित मंडल कमीशन आया। गुजरात में बख्शी पंच भी आए, 74 कास्ट ऐड हुआ गुजरात में मंडल कमीशन से पहले। राणे कमीशन भी था, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। बख्शी पंच इंप्लीमेंटेशन हुआ मंडल कमीशन से पहले। तो ये मंडल कमीशन आया हो, ये 1980s में आया, जनता दल के टाइम पे बड़े जैसे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसको अपॉइंट किया गया था। लेकिन अमल के वीपी सिंह ने अमल किया था। वो ओबीसी करके एक कास्ट आया, जो ओबीसी कास्ट पहले था नहीं। शेड्यूल कास्ट था, शेड्यूल ट्राइब था, लेकिन ओबीसी अदर बैकवर्ड कम्युनिटी कास्ट आया वीपी सिंह के आने के बाद। और ये ओबीसी जो आया, ये अचानक ये लोग आस्ते आस्ते क्रिमिनल बन गए। और जो क्रिमिनल बन गए और क्रिमिनल बनने के बाद हटना नहीं चाहते हैं, तो हटना नहीं चाहते तो ओबीसी के अंदर में कॉन्ट्रडिक्शन, लोअर ओबीसी और हायर ओबीसी का प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो ओबीसी का प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये थोड़ा टिक्रिस मामला है। तो ये ओबीसी कौन कंट्रोल करेगा? ओबीसी एक समय ओबीसी में बीजेपी के लोग बीजेपी की तरफ चले गए थे।
लेकिन बीजेपी की तरफ जो अपर कास्ट जो सेक्शन ओबीसी जो है वो बीजेपी से हट गए अभी, तो बीजेपी को तकलीफ हो रहा है अभी। अपर कास्ट जो लोग जो बीजेपी से हट गए हैं, तो कैसे हमको बीजेपी में ओबीसी को लाना है, तो ढूंढ रहे हैं लोअर कास्ट, वो लोअर ओबीसी ग्रुप्स और भी लोअर सेक्शन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बीच में वही सरकार, बीजेपी सरकार ने इकोनॉमिकली क्या बोलते इसको, वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो ब्राह्मण भी है, बनिया भी है और दरबार भी है, वो सब भी वीकर सेक्शन में आते हैं, वो भी रिजर्वेशन लेंगे। 50% रिजर्वेशन को मिलेगा, सब में आपको वीकर सेक्शन में आ रहे हैं। ये जो मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, ये जो कंफ्यूजन धांधली चलेगा आपको, ये और भी बढ़ता रहेगा। 60% और 60 लाख कास्ट बढ़ेगा, आप कैसे एडजस्ट करेंगे? आप गवर्नमेंट कॉलेज बंद हो गए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद हो गए, सरकारी नौकरी नहीं है, कैसे आप एडजस्ट करेंगे? ये जो होने वाला है आने वाले दिनों में, बहुत खराब दिन आएंगे, बहुत खराब दिन आएंगे। ये चिंता को जताते हुए हमने डिस्कशन को थोड़ा इनिशिएट करने की कोशिश की। ये आज का डिस्कशन पूरा डिस्कशन नहीं है, मुझे वो लगता है सेकंड 2-3 बार और भी किसी को भी बोलना पड़ेगा। एक हम इनिशिएट किए हुए हैं कि आने वाले दिनों में एक सोशल टाइप ऑफ, जैसा कॉकरोच पार्टी का अचानक उदय हुआ, या उदय हुआ खत्म भी हो जाएगा शायद, जिस तरह से पाबंदी ट्विटर में लगा दिया गया, मैंने आपको बैन कर दिया गया इसको लिए डर की बात हो रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट हमारा मैंने कमेंट करते रहते हैं, जो गवर्नमेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट वही करता है। इलेक्टोरल रोल के बारे में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बात करता है, वो सारे के सारे सरकार जो है वो एक जैसे लगते हैं। जिस तरह इलेक्शन जो हो रहा है, ये हम देख रहे हैं सब सारे चीज को, तो इसी चीज में हमको पूरा से फिर अभी जो नया सिचुएशन जो खड़ा हो रहा है, तो ये सिचुएशन को हमको बराबर ठीक से हमको अध्ययन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये क्या जानना पड़ेगा? तो एक्चुअली जाति क्या है और वर्ण क्या है, थोड़ा जानना पड़ेगा। तो इतना जानना भी जरूरी नहीं है भाई, हो है जो है। तो अगर क्या यूरोप में नहीं था, मैं तो नहीं मानता, कारपेंटर मीन कारपेंटर, कोई उसका नाम होता है मेरी कारपेंटर, कोई स्टोन एर्विंग स्टोन कटर, जो ऑक्यूपेशन के हिसाब से नाम सब था ये सब। तो मेरा जो पेयर ऑफ ब्लू आइज में थॉमस हार्डी का किताब है, पेयर ऑफ ब्लू आइज में, चर्च की पादरी की लड़की थी, उसे पेयर ऑफ ब्लू आइज थी, और शी वाज इन लव विद समवन फ्रॉम लंदन। वो अब जो हिंदी फिल्म में इसको एडॉप्ट किया गया था, वो उसको चर्च को रिमॉडलिंग करना है, तो पादरी ने टेंडर मंगवाया था, तो लंदन से आया, तो जो मेन आर्किटेक्ट जो था वो नहीं आ पा रहा था, उस असिस्टेंट को भेजा, तो उसके साथ वो पहली बार किसी को देख रहा था, पुरुष को, तो लड़की ने उसके साथ प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन वो पहला जो रियल आर्किटेक्ट जब आ रहा है, पता चलता है ये तो असिस्टेंट था, तो ये असिस्टेंट के साथ प्यार कैसे हो सकता है? पादरी कर रहे, यू आर ए सिंपल असिस्टेंट, देयर कैनॉट बी लव और मैरिज, नहीं हो सकता है। तो ये जो है वो ट्रायंगल हो जाता है, आर्किटेक्ट, असिस्टेंट आर्किटेक्ट एंड द गर्ल, अब पादरी बीच में आ जाता है। इसी कट्स में द गर्ल्स डाइज, और बाद में फिल्म भी है, और जो ये भी है इसका जो क्रिमेटेरियन ग्राउंड में जो आर्किटेक्ट असिस्टेंट आर्किटेक्ट दोनों खड़े हुए, फूल लेके खड़े हुए हैं, ये उसका स्टोरी है। तो ये कास्ट नहीं है, वो उनको ये हमारा कास्ट से इसको कम लगता है। इंडिया का जो कास्ट था उनका ज्यादा डिस्टेंट लगता है, वहाँ नाइट्स होते हैं, और बाद में कारपेंटर, जो अगर कोई बोलेंगे वो आदमी कबलर का लड़का था, कबलर मतलब जानते हैं, मोची का लड़का था, शू मेकर का लड़का था, सब बोलेंगे इसको शू मेकर, हमारे यहाँ शू मेकर को अछूत मान में, तो वो शू मेकर का लड़का था, कोई अछूत नहीं, ऐसा था। शू मेकर कोई भी डाइनिंग फिल्म में भी आता है, कोई बैठे भी नहीं रहता था सबको। सो दे ऑलवेज इलोगाइज देयर सोसाइटी, वो अपने सोसाइटी को काफी इलोगाइज करते रहते हैं, ये बात आपको जानते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, हमको ये सारे बात को ये बराबर समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा अंदर में डिवीजन होगा, जो सेंसस में जो नहीं है, बहुत सारी चीज नहीं है, जो बहुत सारे 33 पॉइंट्स हैं, जिसको आपको भर के आप भी भर सकते हैं। क्या नहीं है? कितने वर्कर्स हैं वो नहीं है, कितना रेगुलर वर्कर है वो नहीं है, कितना टीचर है वो नहीं है, कितना नर्सेस है, कितना डॉक्टर्स है वो नहीं है, कितना वर्किंग क्लास कितना है वो नहीं है। वो मनसन कहता है, वो बिल्डिंग बनाता है, वो रास्ता बनाता है, उनके नाम बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल एब्सेंट है, कंप्लीटली एब्सेंट है। तो ये बात जो है, अच्छा वर्किंग क्लास जो है, वुमेन जो है, आप हाउस वाइफ है, इंटरकास्ट मैरिज हुआ है, ये है वो पॉइंट है। आपने कितने पढ़े लिखे हैं, आपने नौकरी करते हैं, आपका अर्निंग क्या है, वो पर्सन नहीं है, वुमेन में वो सेक्शन नहीं है।
तो ऐसे बहुत जगह में होगा, आपको देखेंगे जो ये खाली जो ट्रेडिशनली जो था, आपको कास्ट को इंट्रेंस करने के लिए ज्यादा बात होगा, लेकिन मेजरली वर्कर्स के बारे में, वुमेन के बारे में, अगर आपका जो आपको निकालना पड़ेगा वेदर देयर इज चाइल्ड लेबर और नॉट, वो भी निकालने को कोई आपको स्कोप नहीं है, ये बात भी नहीं आएगा। तो आप स्टैटिस्टिक्स सेंसस से पढ़कर आप निकाल सकते हैं, और वो निकालने के लिए वो 2 साल लगेगा, वो आपको मिलेगा 2027 में मिलेगा, नवंबर में ऐसा मिलेगा, और ये सारे स्टडी होकर निकलेगा, 2 साल लगेगा। और कितना रिसर्च करेंगे, ईपीडब्ल्यू बैक्ड मैगजीन होगा, सेमिनार ऐसा मैगजीन होगा, क्या करेंगे, एक 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 सेक्शन निकालते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले या कांग्रेस पावर में होगा या बीजेपी पावर में होगा या आरजेडी पावर में होगा। तो इस तरह का पावर में होंगे तो वो अपनी कास्ट स्वार्थ को देखेंगे, ताकि कास्ट जो फैक्टर है वो वोट बैंक है, तो कास्ट ऑल द टाइम वोट बैंक का काम करता है। तो वोट बैंक जो काम करेगा, तो वोट बैंक में जो होगा तो ओनली जो जिनके द्वारा जीत के आते हैं उसी के लिए काम करेंगे वो लोग, मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे या और कुछ बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, वो बनाएंगे। लेकिन जो वोट बैंक जो होता है वो जनरली नहीं होता है, सबके लिए नहीं होता है। तो ये जो चिंता जो हो है, इसीलिए हमने चॉइस का डिस्कशन करने के लिए इसके बारे में काफी अभी चर्चा हो रही है, कुछ कुछ बातें आ रही है, अभी इसको सफिशिएंट में चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि और भी मुझे लगता है कि और एक दो बार चर्चा ठीक से करना पड़ेगा। आप लोगों से भी कोई वॉलंटियरिंग करे और फाइंडिंग भी करे, आप पढ़ाई भी थोड़े करे, रिसर्च भी करे, फैक्चुअल फिगर भी लेके भी आए, ताकि ये पूरा हम जो वर्ण से जाति से 1931, फिर मंडल से कमंडल, फिर बाद में ये जो पुनः करार का जो बात हुआ, जाति आधारित के बारे में डिलिमिटेशन होगा, इसको लेकर जो पार्लियामेंट की जो हालत जो होगी, को क्या सरकार बनेगा नहीं बनेगा, तो खरेखर ये सरकार को पार्टी चलाएंगे या ब्यूरोक्रेट चलाएंगे, क्योंकि सारे चीज जो है ब्यूरोक्रेट के हाथ में सब आएगा। वो ब्यूरोक्रेट जो सर्टिफिकेट करेगा वही सर्टिफिकेट आपको होगा, तो ब्यूरोक्रेट सर्टिफिकेट नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, कागज का सील का उसके पास में है, ये सब आएगा। तो बहुत सारे धांधिया होने वाला है, और ये सोना के भारत में कौन सी सोना मिलेगा पता नहीं है। तो ये सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि मैं चर्चा को मैं थोड़ा यहाँ करता हूँ, अगर आप लोग पार्टिसिपेट भी करें, कुछ बात को उठाएं, ताकि ये इट इज स्टिल डिबेटेबल पॉइंट्स हैं, कंक्लूजन में पहुंचना मुश्किल है, लेकिन इतना हम चाहेंगे कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात हो, भाईचारा की बात हो, कास्ट डिवीजन ना हो, रेशियल डिवीजन भी ना हो, कम्युनल डिवीजन भी ना हो, जो कम्युनल डिवाइड हुआ ना हो, ये ना हो। खाली हम बोलने से नहीं होगा, जो पावर में होता है उनकी डिक्टम, उनकी जो प्रकार जो होता है, जैसे काफी लोगों ने बोला, एक सुधांशु चक्रवर्ती करके एक राइटर थे, उन्होंने बताया कि ये जो मीडिया जो है, हाउ इट हैज प्रोपागेटेड, कैसे उसने इस चीजों को बढ़ावा दिया। मोदी, उनका किताब है मनु टू मोदी, संजय चक्रवर्ती, मोदी मनु टू मोदी। तो ये इसमें काफी उन्होंने काफी बड़ी अच्छा डिस्कशन किया, थोड़ा 4-5 साल पहले पुरानी किताब है, बाद में भी किताब एक आया, अभी आनंद तलतुमड़े का किताब आया, ये कास्ट कॉन्सेंसस क्या बोलते हैं, कास्ट सेंसस, कास्ट कॉन्सेंसस, ये किताब आया। उन्होंने और भी काफी लोगों ने भी चर्चा किया है, संजय देशपांडे, सतीश देशपांडे, लेकिन उनका बात थोड़ा अलग है। वो बोल रहे कि सेंसस जो है ये लगे सेल्फी, जो भारत का हम सेल्फी लेते हैं तो भारत का सेल्फी जैसा है, हमारा अपना चित्र दिखा रहा है, सेंसस आने दो और जो होगा वेलफेयर ही होगा। लेकिन वेलफेयर करने के लिए वेलफेयर का एजेंसी चाहिए, संगठन चाहिए, काम करना चाहिए, खाली बोलने से नहीं हो जाता है। तो ये एक बात भी है। तो दो ग्रुप है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब चाहते हैं, अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन एक जो चीता आनंद तलतुमड़े किताब में ज्यादा स्केप्टिसिज्म है, और ये सतीश देशपांडे के माने बातों में थोड़ा आशावादी है, ये वेलफेयरिज्म होगा। जैसे राजीव गांधी बोलते हैं, सर ये संजय गांधी, राहुल गांधी बोलते हैं कि वेलफेयरिज्म होगा। तो ऐसे ही कुछ सेक्शंस हैं, और कुछ सेक्शंस हैं वो बोलते हैं कि ये जो आने वाला है, ये आने वालों में हमको चेक इन करना पड़ेगा। और दलित मित्र जो वगैरह जो है, तो वो तो कुछ दलित मित्र में जो है, आज कुछ लोग तो अपर कास्ट में चले गए हैं, अपर कास्ट मतलब अपर लेयर में चले गए हैं,
और अभी जो चीज अम्बेडकर ने शुरू किया था, आज अम्बेडकर की जगह में जो अम्बेडकर ने लास्ट फेज में जो उन्होंने डाउट किया था, जो उन्होंने वार्निंग दिया था, वही के वही होने वाला हो गया। तो बाद में अम्बेडकर वाज बिट अनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए। बुद्धिज्म ने ग्रहण करने की कोशिश भी की है, फिर भी उन्होंने लास्ट फेज में कुछ बदलाव आने की कोशिश हुआ था, बट वॉज इन लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। तो अगर और कुछ भी दिन रहते, अगर उनसे कुछ अच्छी बात आती तो शायद, और एक दलितों में जो आजकल का जो रिजिडिटी आ गया है वो रिजिडिटी नहीं रहती। तो एक टोटल होल सोसाइटी मिलकर जो कास्ट एंड क्लास जो बात है, कास्ट एंड क्लास जो बात को जिस तरह डिवीजन किया गया है वो नहीं होता। तो अगर स्ट्रगल बराबर होता बाय द सिस्टम तो द स्टेट के सामने होता, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तभी ये वोट बैंक, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स और सबके साथ रिजिडिटी, एक तरफ आरएसएस, दूसरी तरफ बाद में अरे जो दलितिज्म ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ आ रहा है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आने के कारण सब मिलते नहीं है। कैंपस में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है, तुम क्या हो, तुम ये हो, तुम क्या हो, ये हो, ट्रेड यूनियन भी नहीं होता, ट्रेड यूनियन भी टूट रहा है। ये सब चीज हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होते जा रहा है। ये सेंसस के बाद और भी इतने कास्ट इंक्लूड होंगे, अब कहाँ समाओगे, कितना एसोसिएशन खड़ा होगा, कितना कास्ट आइडेंटिटी खड़ा होगा, वो भी बात है। और इस चीज को लेकर ही अम्बेडकर ने काफी वार्निंग दिए थे, लेकिन वार्निंग के बारे में कोई बात नहीं करता है। कभी कभी बात आ जाता है, इसको लेकर भी कभी की बात फिर से लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ जो अम्बेडकर की जो बात है वो बात थोड़ा आना चाहिए। जो हम काठमांडू में जो उन्होंने स्पीच दिया था अकॉर्डिंगली, वो स्पीच बीबीसी का जो स्पीच था वो बात भी आना चाहिए, और भी कुछ लिख के भी उन्होंने दिया था वो भी आना चाहिए। लेकिन ये एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में SC/ST को दाखिल भी किया, उसके बाद ही वॉज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। क्यों फ्रस्ट्रेटेड हुए? ही वॉज सीइंग सम टेंडेंसीज। जैसे मान लो जगतजन राम को आइकन बना दिया शेड्यूल कास्ट का, क्या हुआ? फेंक दिया गया उसको। तो इस तरह से बहुत बनाया जाता है, फेंका भी जाता है। तो ये जो होता है, तो ये कांग्रेस ने भी किया है, बीजेपी भी करेगा, और लोग हट होंगे, इसको अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे वो जगतजीवन राम। लेकिन आम जो जनता जो है, गरीब जो जनता जो है, जो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का जो नाम बोलते हैं, वो अंग्रेज ने नाम दिया शेड्यूल, वो नाम शेड्यूल कास्ट का नाम अंग्रेज ने दिया, शेड्यूल ट्राइब का नाम भी अंग्रेज ने दिया। वो शेड्यूल कास्ट वो तो अतिशूद्र बोला जाता, शूद्र या अतिशूद्र बोला गया था, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का नाम अंग्रेज लोगों ने दिया, SC और ST। तो ये बात अभी बहुत सारी चर्चाएं होगी, इसीलिए एक प्रकार हमने इसको ट्रिगर किया, जो ट्रिगर सही दिशा में जाए, एक साइंटिफिक तरीका में जाए, एक एनिमोसिटी या बात है हेट्रेड में ना जाए, जो भाईचारा में, फ्रेटर्निटी में जाए, इसी के लिए डिस्कशन चालू किया है। मेरे डिस्कशन में बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे गैप्स भी हैं, और पूरा एकदम डिस्कशन हो गया ऐसा भी नहीं है। और मुझे लगता है कि आई शुड बी गिवन अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर सम टाइम, ताकि मैं और फिर से इसको मैं चर्चा कर पाऊंगा। थैंक यू।